हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग गुड मॉर्निंग के साथ अपनी रथ यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। 11th का जो वेक्टर एनालिसिस चल रहा है चैप्टर, उसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर को समाप्त किया। आपने देखा होगा कि 1 से लेकर के 15 तक, फ्रॉम 1 to 15 यानी 15 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू हो गया। अब लोग अंदर में डुबकी लगा रहे हैं। अब स्टार्ट हो रहा है एडिशन ऑफ वेक्टर। टॉपिक का नाम हो गया एडिशन ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर को ऐड करेंगे, वेक्टर को ऐड करेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर स्टार्ट करेंगे। अब इसका अर्थ ये हुआ, नाम से स्पष्ट है कि वेक्टर को ऐड करना है। कहता है द प्रोसेस ऑफ एडिंग 2 or more than 2 वेक्टर्स इज कॉल्ड एडिशन ऑफ वेक्टर। यानी 2 या 2 से अधिक वेक्टर को यदि हम ऐड करते हैं तो ऐसे प्रोसेस को एडिशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। इसे कंपोजिशन ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखा जाए। अब आप कप सिरप खरीदते हैं, एग्जाम्पल लीजिए। कप सिरप पर एक लिखा रहता है कंपोजिशन। उसमें हर कंपोजिशन में दिखेगा आपको सोडियम क्लोराइड इतना, हाइड्रोक्लोरिक क्लोराइड इतना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूएसपी इतना, इसका मिलीग्राम इतना। यानी कहने का मतलब कि कंपोजिशन का मतलब हुआ कि डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट मिलकर एक कप सिरप का निर्माण किया। तो कंपोजिशन का क्या मतलब? एडिशन। ये ओ सबको मिला दिया, सबको ऐड कर दिया, एक कप सिरप तैयार हो गया। तो यही बात यहाँ है कि हम लोग क्या किए कि वेक्टर को ऐड कर रहे हैं। तो हम लोग या तो 2 वेक्टर को ऐड करेंगे या 2 से अधिक वेक्टर को ऐड करेंगे। ऐसे प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? एडिशन ऑफ वेक्टर। यानी इसको डिफाइन कर दिया जाए, द प्रोसेस ऑफ एडिंग 2 or more than 2 vectors is called addition of vector. Is called addition of vector. It is also called composition of vector. इसको हम लोग कंपोजिशन ऑफ वेक्टर भी कहते हैं। अब है क्या कि हम जो वेक्टर को ऐड करेंगे वो कितने तरीके से ऐड करेंगे, उसके लिए कुछ लॉ होंगे, कुछ नियम होंगे। तो हम उस नियम के तहत ऐड करते हैं। तो मेनली 3 लॉज। कहने का मतलब हो गया कि देयर आर मेनली 3 लॉज फॉर द एडिशन ऑफ वेक्टर। 3 लॉ। नंबर 1, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नंबर 2, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और नंबर 3, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ध्यान दिया जाएगा। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी वेक्टर को ऐड करने का 3 नियम। 1 by 1 हम लोग ध्यान देंगे। ऐसे आप लोग काफ़ी संवेदनशील आदमी में से गिनती किए जाते हैं। अब देखिए, नाम से क्लियर है ट्रायंगल, जरूर ट्रायंगल फॉर्म करेगा। नाम से है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम फॉर्म होगा। और नाम है पॉलीगॉन,
पॉलीगॉन फॉर्म होगा। अपने आकृति के अनुसार अपना जो आकृति उसका बनेगा, जो रूप लेगा, उसके अनुसार जो है इसका नामकरण हुआ ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट करते हैं पहला ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फर्स्ट ध्यान देना है, आपको समझना है, फिजिक्स है, हम बार बार रिपीट करते हैं इस बात को कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इस लॉ का उपयोग हम तब करेंगे जब दो वेक्टर को ऐड करना होगा। कंडीशन है, ध्यान रखेंगे, when we have to add only two vectors acting at different 2 points, then this law is applicable for the addition of these two vectors। यानी जब दो वेक्टर को ऐड करना हो, कंडीशन है कि वे दो वेक्टर टू डिफरेंट पॉइंट पर एक्ट करते हो, तो वैसी स्थिति में हम लोग इस लॉ का उपयोग करते हैं। क्या हमने कहा, दो वेक्टर ऐड करना है और वे दोनों वेक्टर टू डिफरेंट पॉइंट पर क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल देखा जाए, यानी ये फिक्स हो गया, इस लॉ का कहाँ उपयोग करेंगे, दिस लॉ इज यूज्ड फॉर द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स when they are acting at different points। डिफरेंट पॉइंट्स, जब वो डिफरेंट पॉइंट पर एक्ट करेगा तब इस लॉ का उपयोग करेंगे। कंडीशन है फॉर द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो ही वेक्टर को जोड़ा जाएगा और वो भी दो वेक्टर दो डिफरेंट पॉइंट पर काम करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, तब आपका और क्लियर हो जाएगा, एकदम डॉट क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे एक वेक्टर हमने यहाँ कंसीडर किया ए, एक वेक्टर यहाँ कंसीडर किया बी। अब देखिए इस ए और बी को ऐड करना है। अब देखिए ए का यहाँ पर एक्ट कर रहा है, बी यहाँ पर एक्ट कर रहा है, दो डिफरेंट पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं और इस दोनों वेक्टर को हमको क्या करना है, ऐड करना है। कोई दिमाग नहीं लगाना है, कोई बड़ी बात नहीं है। आराम से क्या करेंगे, पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर को टेल को लगा देंगे। यानी जो दूसरा वेक्टर का टेल है वो पहले वेक्टर के हेड पर रख देंगे, अब पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को ज्वाइन कर देंगे। जैसा कि देखिए, बोलने की चीज़ तो है नहीं कि बोला जाए। ये आपका पहला वेक्टर, जैसा है वैसा ही, आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब देखिए बी सेकेंड वेक्टर, इसके टेल को जैसा है ऐसा देख लीजिए, आपने प्लेस कर दिया। अब क्या करना है, पहले वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर दीजिए। देखिए ज्वाइन कर देते हैं, मिल गया। दिस ज्वाइनिंग लाइन को हम रिजल्टेंट आर मान लेते हैं। अब देखिए ए और बी जो दो अलग जगह था वो एक साथ ऐड हो गया। अब देखने से फिगर बता रहा होगा आपको कि ट्रायंगल बना कि नहीं बना। दिख रहा है कि ये ट्रायंगल फॉर्म कर गया, इसलिए इसका नाम हो गया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए क्या किया आपने, ध्यान से सुनेंगे, हर बात समझ में आनी चाहिए। कंसीडर ए एंड बी आर टू वेक्टर्स एक्टिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। For the addition of these two vectors, the tail of the second vector is placed on the head of the first vector. The tail of the second vector is placed on the head of the first vector, and the tail of the first vector is joined to the head of the second vector. This joining line gives the resultant of the given two vectors A and B. That is, ये क्लियर हो गया कि ये रिजल्टेंट जो R बना ये A प्लस बी के बराबर होगा। अब वेक्टर का एडिशन है, वेक्टर के लॉ को पालन करना पड़ेगा। यही हम लोग देखिए धीरे धीरे लॉ पढ़ेंगे, अपने क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह आपने देखा कि ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, आर इजकल टू ए प्लस बी। अब चूंकि ये ट्रायंगल का फॉर्म कर दिया तो मन में बात उठेगी कि इसका स्टेटमेंट क्या होगा।
मान लेते हैं एक यूनिट टेस्ट होता है, टर्म टेस्ट होता है, स्कूल के विभिन्न एग्जाम होते हैं, उसमें भी आता है स्टेट एंड एक्सप्लेन ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन को स्टेटमेंट दीजिए और ये बताइए कि आप कैसे उसको एक्सप्लेन कीजिएगा। तो उसके लिए आपको ये फिगर बनाना ही है और स्टेटमेंट के रूप में देखिए कैसे इसको हम लोग स्टेटमेंट देंगे। अब आपके पास आराम से बन जाएगा, क्योंकि फिगर सामने दिख रहा होगा कि ट्रायंगल बना रहा है, तो इसको देख लिया जाए। अटेंटिव, एकदम अटेंशन प्लीज। देखिए दिस लॉ कैन बी स्टेटेड एज फॉलोज। इसको एज फॉलोज में डाल दीजिए। इफ टू वेक्टर्स कैन बी represented both in magnitude and direction by the regular side of a triangle, then the closing side will represent its resultant that is r is equal to वेक्टर a प्लस b। ये फिगर के अनुसार हमने लिख दिया। देखिए साफ लिखा हुआ है, दिस लॉ कैन बी स्टेटेड एज फॉलोज इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द रेगुलर साइड ऑफ ए ट्रायंगल, देन द क्लोजिंग साइड विल रिप्रेजेंट इट्स रिजल्टेंट दैट इज आर बराबर ए प्लस बी व्हिच इज अपोजिट इन ऑर्डर। आप गौर से देख सकते हैं, क्लियर कर दिए हम, इस एक ही साथ फिगर के साथ डिस्क्राइब हो गया। देखिए ये आपका यहाँ से यहाँ, यदि हम मान के चलिए यहाँ नाम दे दें हम ओ, ये नाम दे दें पी और ये नाम दे दें क्यू। देखिए ओ से पी तक वेक्टर ए, पी से क्यू तक वेक्टर बी, और क्लोजिंग साइड ओ से क्यू हो गया जो रिजल्टेंट आर को बता रहा है क्या, ये रेगुलर साइड है। ध्यान से देखिए हम क्या बताना चाह रहे हैं। और ये जो ज्वाइनिंग लाइन है ऐसे एरो लगाते हैं हम, जैसे एक यहाँ देखिए रफ फिगर एस्टिमेट, ये फॉल्स फिगर है, ध्यान रखेंगे। हमने ऐसे एरो दिया, ऐसे एरो दिया, देखिए दोनों ऐड तो हो गया। अब हमने कहा इसको ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने में मान लीजिए ऐसे रेगुलर साइड जा रहा है तो इसका रेगुलर इधर उल्टा होगा। जब इधर उल्टा हो जाएगा तो जहाँ से चला वही रह जाएगा, एडिशन नहीं हुआ, ये खत्म हो गया। इसीलिए अपोजिट इन ऑर्डर, देखिए उल्टा ले लिया डायरेक्शन, यही हम बता रहे थे। देखिए यहाँ डायरेक्शन अपोजिट इन ऑर्डर है, गौर से देखेंगे। ये ओ से पी से क्यू और ओ से क्यू क्लोजिंग साइड, तो लिखा हुआ है क्लोजिंग साइड विल रिप्रेजेंट इट्स रिजल्टेंट दैट इज आर बराबर ए प्लस बी व्हिच इज अपोजिट इन ऑर्डर, यानी ये ऑर्डर में अपोजिट होगा, ध्यान रखेंगे, रेगुलर साइड के साथ। फिगर को क्लियर कर रहा है, मान लेते हैं एक्सप्लेन करना होगा, तो जो फिगर है उसी को भाषा में लिख दीजिए। कंसीडर ए एंड बी आर टू वेक्टर्स एक्टिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। अब हम लोग कहेंगे कि ए और बी को रेगुलर साइड मानकर हमने दोनों को मिलाया, मतलब टेल ऑफ द वेक्टर बी इज प्लेस्ड ऑन द हेड ऑफ द वेक्टर ए, टेल ऑफ द वेक्टर ए इज ज्वाइंड विद द हेड ऑफ द वेक्टर बी, दिस फॉर्म्स ए ट्रायंगल, सो इट इज नोन एज ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये एक्सप्लेनेशन हो गया। लेकिन चूंकि ये स्कूल में यूनिट टेस्ट में 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा, तो ये स्टेटमेंट लिख देंगे और ये फिगर बना देंगे, आपको जो है पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ये था आपका ट्रायंगल लॉ। रियल में हम लोग पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन को पढ़ेंगे, और यही दिव्यास्त्र ब्रह्मास्त्र है, यानी इसी के आधार पर रिजल्टेंट को फाइंड करेंगे।
वेक्टर के लिए दिव्यास्त्र और ब्रह्मास्त्र का पहला पड़ाव आ रहा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी उसके बिना वेक्टर की कल्पना नहीं होगी और ना रिजल्टेंट निकलेगा। इसलिए आज हम लोग वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इसको यदि स्टार की संख्या 5 लगाए तब भी ये कम ही है, इसीलिए देखिए 3 2 5 दूसरा लॉ का हेडलाइन बनाया जाए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये वाइडली यूज्ड है, इसका हम लोग व्यापक तौर पर उपयोग में लाते हैं वेक्टर एडिशन के लिए। देखिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इस नियम का उपयोग भी हम लोग तब करते हैं जब दो वेक्टर को ऐड करना होता है। अब आप कहिएगा कि इसमें भी तो आपने कहा था दो वेक्टर को एडिशन के लिए आप ट्रायंगल लॉ का उपयोग करते हैं, यहाँ भी हम कह रहे हैं कि दो वेक्टर के एडिशन के लिए पैरेललोग्राम लॉ का उपयोग करते हैं। तो फिर दोनों में फ़र्क क्या रहा? फ़र्क है कि ये एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स और ये एक्टिंग एट द सेम पॉइंट, दोनों में यही अंतर है। ध्यान रखेंगे, बहुत मामूली सा अंतर आपको बड़े अंतर और गर्त में डाल देगा। इसलिए छोटी छोटी बातों को बड़ा गहन अध्ययन करके पॉइंट आउट करके निकालिए। ये दो वेक्टर के एडिशन में काम आएगा, ये भी दो वेक्टर के एडिशन के लिए एप्लीकेबल होगा, लेकिन इसमें दो वेक्टर को ऐड करेंगे तब जब दोनों डिफरेंट पॉइंट पर एक्ट करेगा ट्रायंगल लॉ के लिए, और पैरेललोग्राम का उपयोग तब करेंगे जब दो वेक्टर सेम पॉइंट पर ही एक्ट करेगा। क्या होगा स्टेटमेंट, उससे पहले थोड़ा सा इसमें भी 2-4 सेंटेंस हम लोग लिख दें। दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द एडिशन ऑफ two vectors acting at same point। ध्यान रखा जाएगा, इस लॉ का उपयोग करेंगे लेकिन दोनों वेक्टर सेम पॉइंट पर करेगा। क्या स्टेटमेंट है उसको देखा जाए, तब आपको क्लियर फिगर इसका सामने आएगा कि हाँ ये बात इसमें है। क्यों नाम पड़ा पैरेललोग्राम? ये तो तय है कि पैरेललोग्राम बनेगा। देखा था अपने ट्रायंगल लॉ में कि ट्रायंगल फॉर्म किया था तो नाम था ट्रायंगल लॉ, और ये पैरेललोग्राम लॉ बनेगा। अब देखिए क्या कहता है स्टेटमेंट, कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ है। कहता है इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग सिमुल्टेनियसली, एक साथ, सिमुल्टेनियसली का हिंदी हुआ एक साथ, तो इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग सिमुल्टेनियसली एट ए पॉइंट कैन बी represented both in magnitude and direction if two vectors acting simultaneously at a point can be represented both in magnitude and direction by the adjacent आसन्न भुजा adjacent side of a parallelogram, then the diagonal या then the represented, यहाँ लिखते हैं then the resultant, आराम हो जाएगा, then the resultant is represented by the diagonal of parallelogram passing through that point। ये स्टेटमेंट है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा जैसा कि हम याद रखे हुए हैं। देखिए इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग
सिमुल्टेनियसली एट ए पॉइंट, यदि दो वेक्टर एक साथ सिमुल्टेनियसली किसी बिंदु पर एक्ट करता है और उसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एक साथ रूप में रिप्रेजेंट किया जाए, उसके द्वारा जो उस पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड के रूप में व्यक्त किया जाता हो, तो निश्चित रूप से उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल खींचा जाएगा उस पॉइंट से, वह उसका रिजल्टेंट का मान देगा, परिणामी का मान देगा, रिजल्टेंट का मान देगा। कहने का अर्थ क्लियर है कि इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग सिमुल्टेनियसली एट ए पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। अब देखिए इसको हम क्लियर करते हैं फिगर से, तब आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ये लॉ ब्रह्मास्त्र दिव्यास्त्र हम दोनों बताए साथ साथ, किसी एक में ब्रह्मास्त्र बोलते हैं, किसी अनदर में दिव्यास्त्र बोलते हैं, लेकिन ये जो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला है उसको साथ हम नोमेनक्लेचर डालते हैं, ब्रह्मास्त्र एवं दिव्यास्त्र। इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जान गए तो समझिए रिजल्टेंट निकालना आप जान गए। अब देखिए इस भाषा को हम फिगर में लाते हैं तब ज़्यादा आपको समझ में आएगी बात। देखिए यहाँ हम एक वेक्टर कंसीडर किए, दूसरा वेक्टर यहाँ कंसीडर किए। देखिए एक ही पॉइंट पर क्लियर हो गया ओ, इसको हम पी वेक्टर ले लिए, इसको हम क्यू वेक्टर ले लिए। हम क्या बोले कि इस दोनों को एडजेसेंट साइड मानकर, देखिए एडजेसेंट साइड लिखा और रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड होगा तो नेचुरली कोई एंगल बनेगा थीटा। अब इसको मानकर एक पैरेललोग्राम खींच दीजिए, यहाँ खींच दिया आराम से, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से लेकर हम लोग मिला दिए, पैरेललोग्राम हो गया। जिस पॉइंट पर एक्ट किया वहाँ से इस डायगोनल को हमने ज्वाइन कर दिया। कहता है देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। डायगोनल तो ऐसे भी हो सकता है पैरेललोग्राम का, क्योंकि आप पढ़े 9th में 8 में पैरेललोग्राम चैप्टर मैथ में, देखिए पैरेललोग्राम छोटा सा बनाया, एक डायगोनल ये भी हो सकता है और एक डायगोनल ये भी हो सकता है, लेकिन हम ये डायगोनल नहीं लिए। क्यों? इसलिए कि जिस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है उस पॉइंट से गुजरने वाला ही डायगोनल रिजल्टेंट का मान देगा। इसलिए यहाँ वेरी कॉन्शियसली आप देखेंगे, लिखिए लैंग्वेज लिखा हुआ है बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, यानी उसी पॉइंट से आपको पास कराना है जिस पॉइंट पर वो दोनों एक्ट करता है। तो इस तरह आप उससे पास करा दिए। हम इसका रिजल्टेंट के लिए आर रिप्रेजेंट कर दिए। हमने पिछला ही क्लास में बताया था लेक्चर में रिजल्टेंट वेक्टर, और रिजल्टेंट को आर से रिप्रेजेंट किए थे। यहाँ देखिए आर हो गए। अब आप यहाँ भेज दिए, ये देख लीजिए आप एडजेसेंट साइड मानकर पैरेललोग्राम खींचा। आप जब पैरेललोग्राम खींचे तो ये अपोजिट साइड इक्वल होंगे, ये भी अपोजिट साइड इक्वल होंगे, एक दूसरे के पैरेलल भी होंगे। तो हम ये क्यू है तो नेचुरल है, ये भी क्यू आपका हो गया। अब तो चूंकि हमको डिटरमिन करना है आर का वैल्यू, रिजल्टेंट का वैल्यू, इसलिए हम थोड़ा सा इसको बढ़ा दिए और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। ध्यान रखेंगे ये परपेंडिकुलर हो गया। इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी और इसको एन। ये थीटा है तो नेचुरली ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये भी थीटा होगा, हम इसको अल्फा मान लेते हैं। ये थीटा है, ये थीटा है, ध्यान रखेंगे, इसको हम अल्फा मान लिए। फिगर कंप्लीट हो गया। देखिए आप कंसीडर टू वेक्टर्स पी एंड क्यू एक्टिंग एट ए पॉइंट ओ सिमुल्टेनियसली, so the parallelogram OACB is drawn by taking as adjacent side of P and Q. Now the resultant R will be represented by the diagonal OC of the parallelogram. तो by diagonal है OC, इसको ध्यान रखेंगे। हम क्या किए, C से CN परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और OA प्रोड्यूस्ड। तो अब आपके पास फिगर तैयार हो गया। रिजल्टेंट का वैल्यू निकालना है मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। साफ लिखा हुआ रिजल्टेंट रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल। अब डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम का निकाल देना है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इसका अर्थ है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपने फाइंड कर लिया। अब हमको निकालना है। देखिए यहाँ क्लियर है, हल्का सा छींकते हुए कंसीडर पी एंड क्यू R2 vectors represented by
OA and OB acting at O simultaneously. क्लियर हो गया. Now a parallelogram OACB is drawn. So R is the resultant represented by the diagonal OC. देखिए आपका हो गया. अब हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं. नाउ या अगेन कर दीजिए. नाउ तो यहाँ लिखे थे आप, ये अपना इच्छी की बात है, जो लिख दीजिए. अगेन ड्रॉ CN परपेंडिकुलर ऑन OA प्रोड्यूस्ड. OA के बढ़े हुए भाग पर C से CN परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए. परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, आराम से समझ गए. अब फ्रॉम फिगर में आइए. देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ACN क्या है? कॉस थीटा. B/H AN अब बाई AC. तो क्लियर हो गया. AN इजकल टू AC को बता रहा है Q, तो Q कॉस थीटा एंड साइन थीटा. P/H तो CN बाई AC, यानी CN बाई Q हो गया. देखिए क्लियर हो गया. CN इजकल टू Q साइन थीटा. हमें तो फाइंड करना है R का वैल्यू. अब नाउ इन OCN राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं. इन राइट एंगल ट्रायंगल OCN, देखिए OC बराबर क्या लिख सकते हैं आप? ON का स्क्वायर, ध्यान से देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है, और प्लस CN का स्क्वायर अंडर रूट. देखिए OC डायरेक्ट हाइपोटेनस, OCN राइट एंगल ट्रायंगल, साफ लिखा हुआ राइट एंगल ट्रायंगल. OC इजकल टू ON का स्क्वायर प्लस CN का स्क्वायर. ON को क्या लिख सकते हैं आप? OA प्लस AN का स्क्वायर और प्लस CN का स्क्वायर. अब देखिए OA का वैल्यू फिगर बता रहा है P है. यहाँ लिखे हुए हम कि P और Q वेक्टर्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है OA और OB को. तो ध्यान दीजिए O से A को P और O से B को कर रहा है Q, तो यहाँ बैठा देंगे हम P प्लस Q. देखिए N का यहाँ वैल्यू है, मैग्नीट्यूड से निकाल रहे आप, और CN यहाँ क्लियर है Q साइन थीटा का स्क्वायर अंडर रूट. अब तो जब भी मैथ की चर्चा होती है, आम बात लोगों के जिब्बा पर रटा रहता है, A प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ. देखिए A प्लस बी के होल स्क्वायर आ गया, तो A प्लस बी के होल स्क्वायर बैठा दीजिए. A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर. देखिए दोनों को कॉमन ही ले रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा. इसको साफ कर दिया जाए, रब किया जाए, आराम से दिखेगा, एकदम विजिबल रहेगा, आपको लगेगा ही नहीं कहीं दिक्कत. कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. देखिए हम इसको अंडर रूट करेंगे, या फिर रिपीट करता हूँ मैं. A प्लस बी होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, चूँकि Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इसमें भी आएगा और Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इसमें भी आएगा, इसलिए Q स्क्वायर कॉमन ले लिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. अब आपके सामने रिजल्ट आ रहा होगा, देखिए क्लियर.
OC लिख रहे हैं, OC को तो डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर देंगे बार मैग्नीट्यूड में। इसको देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 10th क्लास से पर क्या है 1, ट्रिगोनोमेट्री में बताया होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो नेचुरली है कि 1 हो गया। तो अब देखिए क्या सीधा सीधी क्या लिखाया, ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, यही आपको फार्मूला निकालना था मैग्नीट्यूड। तो आपने देखिए आर का फार्मूला निकाल लिया एकदम आराम से। यही हमने आपको बताया, ये ब्रह्मास्त्र है मैग्नीट्यूड निकालने का। तो ये इक्वेशन हो गया 3। आप तो मैग्नीट्यूड निकाल लिए, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी तब तक नहीं होगा जब तक डायरेक्शन भी फाइंड नहीं करेंगे। द क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ दे आर सेड टू बी वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए हम लोग आर निकाले। देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे मैग्नीट्यूड के बाद डायरेक्शन के लिए कि इफ वेक्टर आर मेक्स एन एंगल अल्फा विथ एक्स एक्सिस, देखिए एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बनाता है ये, देन स्लोप चाहिए डायरेक्शन के लिए। पिछला ही क्लास में हमने बताया था स्लोप पोजीशन वेक्टर के साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने में काम आया था, तो यहाँ भी हम लोग यूज करेंगे। देन देखिए tan अल्फा दैट इज स्लोप फॉर डायरेक्शन के लिए हो रहा, तो देन tan अल्फा क्या होगा p/b cn/on, क्या लिख सकते हैं cn/OA प्लस an। tan अल्फा cn का वैल्यू यहाँ से लेंगे वो q साइन थीटा, OA फिगर में p बता रहा है और an यहाँ नंबर 1 में बता रहा है q कॉस थीटा। आप क्लियर हो गए। ये जो आप an और cn का वैल्यू लिखें 1 और 2 से, ये आप यहाँ रेफरेंस में दे सकते थे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, ध्यान रखिएगा। अब देखिए tan अल्फा निकल गया, आपको तो अल्फा चाहिए, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स q साइन थीटा डिवाइडेड बाय p प्लस q कॉस थीटा। इस तरह आप डायरेक्शन भी निकाल लिए। इक्वेशन नंबर 4, तो आपने पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन का यूज किया और पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन के सहायता से आप क्या निकाल लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिजल्टेंट का। अब एक ऑब्जेक्टिव की परीक्षा आजकल चलती है, हमेशा MCQ का यूज है, तो थोड़ा सा देख लिया जाए। इसमें कुछ है नहीं, हमने पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग किया और उस आधार पर रिजल्टेंट का वैल्यू निकाल दिया। अब आप देखिए थोड़ा सा इधर कि ऑब्जेक्टिव यदि आपको पूछता है तो समय कम रहते हुए सही सही जवाब देना है एग्जामिनेशन हॉल में। उसको बोलते हैं हम लोग स्पेशल केसेज। स्पेशल केसेज में देखिएगा पहला केस 1, ध्यान दीजिएगा। ऐसा भी हो सकता है कि थीटा 0 डिग्री हो जाए, तो व्हेन थीटा 0 डिग्री, ये कब होगा जब वेक्टर क्यू के पैरेलल होगा। व्हेन थीटा 0 डिग्री, इसका अर्थ हो गया दैट इज p पैरेलल टू क्यू, तब क्या ब्रह्मास्त्र हो जाएगा आपका cos 0 1, तो r इजकल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 0 1 हो गया, यानी ये हो गया p प्लस क्यू। देखिए इक्वेशन बना दिए, पहला केस का था। इसका मतलब वैसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, दोनों को केवल ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ देखिए 10 न्यूटन और इसी डायरेक्शन में है 6 न्यूटन, तो यहाँ से देखिए गौर से रिजल्टेंट क्या निकलेगा, दोनों फोर्स को जोड़ देंगे, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो 10 और 6 16 हो जाएगा। क्यों, तो दोनों के बीच यहाँ एंगल फॉर्म करता है 0 डिग्री, तो वैसी स्थिति में 0 डिग्री में क्या होगा, r बराबर डायरेक्ट p प्लस क्यू, दोनों वेक्टर को जोड़ देंगे सेम डायरेक्शन में। केस नंबर 2, यही थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। जब 90 डिग्री का क्या मतलब कि वेक्टर p परपेंडिकुलर ऑन q, तो सो r बराबर तब क्या हो जाएगा cos 90 0,
तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, दोनों को हम लोग स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे, रिजल्टेंट का मान निकल जाएगा। जैसे देख लीजिए इधर, मान लीजिए ये 3 न्यूटन, ये 4 न्यूटन, ये 90 डिग्री है, एक ही पॉइंट पर है। रिजल्टेंट खींचने के लिए क्या किए, इधर से इधर मिला दिए, इधर से इधर मिला दिए। देखिए ये आपका डायगोनल हो गया, ये रिजल्टेंट चाहिए, ये 4 है तो इधर भी 4 हो गया। अब ये हमको निकालना है रिजल्टेंट, ये r का मैग्नीट्यूड, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, निकल गया 5। तो ये आधार पर आराम से आप निकाल सकते हैं। अब हो गया केस 3, मान लेते हैं कि थीटा 180 डिग्री हो। इसका मतलब क्या हो गया, अपोजिट इन डायरेक्शन। 180 डिग्री कब बचता है, जब वेक्टर P एंड Q आर एंटी पैरेलल, अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। तो जब अपोजिट इन डायरेक्शन होगा तो थीटा 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री होता है -1। तो वैसी स्थिति में रिजल्टेंट क्लियर हो गया, एंटी पैरेलल। सो आर इजकल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 180 डिग्री। देखिए ये अपोजिट हो जाएगा, ये इधर मान लेते हैं P मानते हैं, इधर Q मानते हैं। क्लियर कर दिया आपको। देखिए 180 डिग्री, तो कॉस 180 डिग्री -1, तो R बराबर सीधा क्या हो जाएगा, P माइनस Q। यहाँ पर हम लिख देते हैं जानकारी के लिए, कॉस 180 डिग्री -1। इसका क्या अर्थ, मान लेते हैं इधर यही 10 न्यूटन है और इधर यही 6 न्यूटन है, ये O पॉइंट पर है। तो गौर से देखिए 10 में से 6 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 न्यूटन। तो आपने क्या देखा, एडिशन में यदि आप सेम डायरेक्शन में 0 डिग्री या 90 डिग्री या 180 डिग्री और जनरल किसी भी डिग्री पर थीटा तो आप निकाल ही लिए, जो ब्रह्मास्त्र आपको दिख रहा है। तो इस तरह का देगा तो आराम से आप बना सकते हैं। देखिएगा अगले लेक्चर में हम न्यूमेरिकल से आपको परिचय कराऊंगा। अभी हम लोग केसेज पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ सब जो परीक्षा के हॉल में आपको काम आएगा, ये ध्यान रखना है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों वेक्टर सेम हो जाए। लास्ट केस हम लोग केस नंबर 4 में कर देते हैं। एफ वेक्टर P का मैग्नीट्यूड यदि Q के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगा, तब हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट क्या हो जाएगा। देखिए P स्क्वायर, इसको भी P स्क्वायर, इसे भी P स्क्वायर 2 कॉस थीटा। देखिए जहाँ जहाँ Q था वहाँ वहाँ हमने P भर दिया, यानी इक्वल कर, या Q के जगह P या P के जगह Q, आपकी इच्छा जैसी हो आप कर सकते हैं आराम से। देखिए 2P स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस कॉस थीटा अंडर रूट 2P स्क्वायर और 1 प्लस कॉस थीटा का त्रिकोणमिति का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 यहाँ देखिए 4 का 2, P स्क्वायर का P और कॉस का कॉस थीटा बाई 2। तो इस तरह रिजल्टेंट निकल गया आपका। देखिए 2P कॉस थीटा बाई 2। तो ये आपका रिजल्टेंट निकल गया कब, जब इक्वल था तब। अब हमारा जो tan अल्फा निकाले थे, अगेन ध्यान दीजिएगा, tan अल्फा निकाले थे आप, तो क्या लिखे थे, Q साइन अल्फा डिवाइडेड बाय P प्लस थीटा Q कॉस थीटा, ये आपने बनाया था। tan अल्फा बराबर ये आपने निकाला था अभी। अब देखिए हम दोनों को इक्वल कर देंगे। तो देखिए Q के जगह तो P माने थे, तो P साइन थीटा, ये भी P और ये भी P, तो P कॉमन हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ रेफरेंस दे देते हैं P बराबर Q, वेक्टर Q का मैग्नीट्यूड वेक्टर P के मैग्नीट्यूड के बराबर है। अब देखिए वहाँ पर ध्यान से देखिएगा, वहाँ तक ठीक है हम अभी। अब स्टेप बाय स्टेप हमको करना चाहिए। देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला आप नहीं पढ़े होंगे, या फिर पढ़े होंगे तो ठीक, और नहीं तो यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं। देखिए 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और नीचा 1 प्लस कॉस थीटा है, उसका उपयोग हम ऊपर में किए हैं। देखिए यहाँ पर हम कर चुके हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए 1 कॉस थीटा बाई 2 से 1 कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया, तो 1 कॉस थीटा बाई 2 नीचा में और साइन थीटा बाई 2 ऊपर में, तो साइन थीटा बाई 2 बटा कॉस थीटा बाई क्या हो गया, टेन थीटा बाई 2। ये क्या आ गया, tan अल्फा। देखिए यदि हम लोग अल्फा लिखेंगे तो tan इनवर्स tan
θ/2, ये ध्यान रखा जाएगा। ये आपका फॉर्मूला आया होगा जब स्पेशल केस है ये 4। इस तरह हम लोगों ने 4 केस में देखा, लेकिन फिर भी मैं याद दिलाता हूँ आपको, ये स्पेशल केस आपके ऑब्जेक्टिव परीक्षा में कम समय में ज़्यादा एक्यूरेसी लाने के लिए आपको अलग से दर्शाया गया, लेकिन रियल में आपको पढ़ना कौन है, रियल में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, उसी पर पूरे सवाल बनेंगे। जब सवाल बनाऊंगा तब और कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं हम, और थैंक यू। हैव ए नाइस डे टू एवरीबॉडी। टेक योर सेल्फ। सबा खैर। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।